स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो देखिए कल हमने चैप्टर नंबर 2 का प्रारंभ किया था जिसका कि नाम था भारत का भौतिक स्वरूप। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर जो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं वो किस किस रूप में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था एक मैप के माध्यम से कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है यहां पर आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत का विस्तार है। उसके बाद आप जब हिमालय पर्वत से नीचे की तरफ आएंगे यहां पर इस क्षेत्र में, तो ये सारा क्या है, इसको उत्तर का विशाल मैदान कह दिया जाता है। उसके बाद यहां आप देखेंगे राजस्थान वाले क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि मरुस्थलीय भूमि है यहां पर, तो ये भी उसका ही एक भाग था। उसके अलावा भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, नीचे का जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है, इसको हमने क्या कहा था, प्रायद्वीपीय पठार कहा था। प्रायद्वीपीय पठार के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं शामिल है, इस चीज को भी हमने डिस्कस किया था। बाकी जब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से आपको बताया जाएगा। उसके अलावा देखिए भारत के अंदर ही क्या है कि जो ये तट हमने देखे थे, पश्चिमी तट यहाँ पर था और पूर्वी तट यहाँ पर, तो इसको भी अलग से भौतिक स्वरूप के अंदर रखा जाता है। और उसके अलावा देखिए जो हमारे द्वीपीय क्षेत्र हैं जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हैं, ये द्वीपों को भी अलग से डिस्कस किया जाता है भौतिक स्वरूप के अंदर। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय जो कि क्या है, भारत के भौतिक स्वरूप का ही एक हिस्सा है। जितने पार्ट में हमने डिवाइड किया था उसका जो सबसे पहला पार्ट बनता है भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर का, तो ये क्या है, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के बारे में देखिए कल मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताया था कि जो हिमालय है किस प्रकार से भारत के अंदर विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो देखिए अगर बात करें तो यहां से आप देखेंगे उत्तर वाले क्षेत्र से प्रारंभ करके भारत का जो पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश, यहां तक हिमालय पर्वत का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए स्टार्ट करेंगे हिमालय और देखेंगे कि कौन कौन सी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, श्रेणियां हिमालय के अंतर्गत शामिल हैं। तो सभी को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बड़े ही ध्यान पूर्वक आप बस इस डायग्राम को स्टडी करते रहें, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल होती हैं हिमालय के अंदर। तो देखिए हिमालय जो है ना, इसका विभाजन दो आधार पर किया जा सकता है। पहला जो विभाजन है उसको हम कहते हैं प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन के अंदर अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यहां पर बहने वाली नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। उसके अलावा दूसरा विभाजन आप देखेंगे श्रेणियों के आधार पर, यानी कि पर्वत की कौन कौन सी श्रेणियां शामिल है उसके आधार पर विभाजन किया गया है। तो इसके अंदर देखिए यहां पर जो पहला पार्ट बनेगा उसको हमने ट्रांस हिमालय कहा था। कल भी ये चीज आपने देखी थी, ट्रांस हिमालय या फिर इसको ही परा हिमालय कहा जाता है, पार हिमालय कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो भाग था ये हमारा जो मेन हिमालय है ना, इसकी भी 3 श्रृंखलाएं हैं। तो दूसरा भाग ये है। और उसके अलावा हम यहां पर देखते हैं कि पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में यहां पर जो हिमालय का विस्तार है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, इसको क्या कहा जाता है, पूर्वांचल कहा जाता है या फिर पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहा जाता है। तो देखिए यहां पर हम बनाएंगे श्रृंखलाएं और देखेंगे कि हिमालय के अंदर कौन कौन सी श्रृंखलाएं शामिल है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर देखिए इस प्रकार से जो पहली पर्वत श्रृंखला है सबसे उत्तरी, भारत के जो उत्तर के अंदर भी सबसे उत्तर की तरफ जो पर्वत श्रृंखला है, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको कहा था काराकोरम। ये किस नाम से जानी जाती है ये श्रृंखला, इसको कहा जाता है देखिए काराकोरम। काराकोरम के बाद आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि काराकोरम के दक्षिण में, काराकोरम के दक्षिण में एक और पर्वत श्रृंखला जिसको कि किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं देखिए लद्दाख रेंज। ये तो है काराकोरम श्रृंखला यानी कि काराकोरम रेंज। इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी कौन सी रेंज, ये जो दूसरी नंबर पे मैंने बनाई है ये है लद्दाख। ये लद्दाख श्रृंखला है ये वाली। और देखिए लद्दाख श्रृंखला का जो विस्तार है आप लोग देखेंगे यहां पर तिब्बत का क्षेत्र है, तो तिब्बत के अंदर भी लद्दाख श्रृंखला का विस्तार हुआ है जिसको कि हम कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं।
तो ये लद्दाख जो श्रृंखला है ये ठीक इस प्रकार से देखिए आगे तक भी फैली हुई है, और तिब्बत के अंदर जो इसका विस्तार है इसको क्या कह दिया जाता है, इसको कैलाश श्रेणी कहा जाता है। और जो कैलाश पर्वत है, जो कैलाश पर्वत है वो यहीं पर स्थित है, कैलाश श्रेणी के ऊपर। तो देखिए यहां पर साथ के साथ मैं आपको यह भी बताता रहता हूं कि ये जो श्रृंखलाएं हैं इनका जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हमने बनाई थी काराकोरम, तो काराकोरम पे आप लोग देखेंगे काराकोरम का जो सर्वोच्च शिखर है ये कौन सा है, देखिए यहां पर है आपका K2, ये पर्वत शिखर है। और कौन सा हो गया, K2, इसको क्या कहा जाता है, K2 को गोडविन ऑस्टिन इसको कहा जाता है। तो देखिए इस बारे में ये चीज ध्यान रखनी है कि भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, K2 ही है। ठीक है, अगर आपको किसी पर्वत का नाम नहीं दिया गया है, किसी श्रृंखला का नाम नहीं दिया गया और खाली आपसे यह पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो यह रहेगा K2। बाकी अभी डिस्कस करेंगे, एक और क्वेश्चन आता है यहीं से ही, उस चीज को भी जो वो आएगा मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पर देखिए दूसरी श्रृंखला जो हमने बनाई ये कौन सी है, लद्दाख रेंज है। और लद्दाख रेंज का जो सर्वोच्च शिखर आप देखेंगे यहां पर एक पर्वत शिखर, इसका की नाम क्या है, राकापोशी। राकापोशी क्या है, जो लद्दाख रेंज है इसका सर्वोच्च शिखर है राकापोशी। अब इसके बाद जब हम लद्दाख रेंज से नीचे की तरफ बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ, तो हमें एक और पर्वत श्रृंखला जिसका की नाम है जास्कर रेंज। तो यहां पर एक अन्य रेंज जिसका कि क्या नाम है, जास्कर इसको कह रहे हैं हम। तो ये कौन सी हो गई यहां पर, जास्कर। तो जास्कर जो है ये देखिए जो हमारा मेन हिमालय है इसका ही हिस्सा माना जाता है, जास्कर रेंज को इसी के अंदर ही शामिल किया जाता है मेन हिमालय के अंदर, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इसको ट्रांस हिमालय के अंदर रखा गया है। तो ये जो हमने बनाई है अभी जास्कर रेंज, इसका जो सर्वोच्च शिखर की अगर बात की जाए तो यहां पर है इसका सर्वोच्च शिखर जिसका कि क्या नाम है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत को ही क्या कहा जाता है, किलर माउंटेन कहा जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ाई करते हैं उसी प्रकार से नंगा पर्वत पर भी चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी ढलान क्या है, थोड़ी खड़ी ढलान वाला है, तो इसकी वजह से जो पर्वतारोही हैं गिर जाते हैं, एक्सीडेंटली मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। और लद्दाख रेंज पर मैंने आपको बताया कि ये राकापोशी है, इसके बारे में ध्यान रखना है। विश्व की सबसे ज्यादा खड़ी ढलान वाला पर्वत है ये, सबसे ज्यादा खड़ी ढलान वाला पर्वत। इसके बारे में विशेष क्या है K2 के बारे में कि भारत की ये सर्वोच्च ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची। तो देखिए बात करें भाई विश्व की पहली सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है 8,848। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो इसी का ही आता है, K2 का, गोडविन ऑस्टिन का। तो ये तीन पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं यहां पर हमने देखी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है। अब देखिए एक चीज और यहां पर ध्यान देंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों क्या ट्रांस हिमालय। अगर प्लस में यहां पर कैलाश श्रेणी को भी जोड़ दिया जाए तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तिब्बत हिमालय कहा जाएगा। यह चीज ध्यान रखनी है। तो ये देखिए हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक में ये चीज नहीं दी गई है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि भाई डायग्राम बना दिया गया है तो ये चीजें भी आप लोगों को पता चल जाएगी साथ के साथ। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक यहां से प्रारंभ होता है। तो देखिए ये जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से ही एक पर्वत श्रृंखला का यहां पर प्रारंभ होगा, जिसे कि हम लोग किसमें शामिल करेंगे, जो मेन हिमालय है जिसको कि हम पढ़ने वाले हैं उसको। तो देखिए नंगा पर्वत से यहां से एक पर्वत श्रृंखला बिल्कुल सतत है, कहीं से कोई काट छाट नहीं, कहीं पर नदियों के द्वारा काटा नहीं गया है, बिल्कुल इस प्रकार से आप देखेंगे। देखिए यहां पर इस प्रकार से एक गोलाकार स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी, यानी कि अर्धवर्ताकार स्ट्रक्चर लगभग बनाती हुई इस प्रकार से हिमालय की पहली श्रृंखला। तो देखिए यहां से यहां तक, बाकी मुड़ के नीचे की तरफ भी जाएगी, लेकिन जो मेन अभी यहां तक मान के चल रहे हैं। तो यहां पर देखिए मेनली आप कह सकते हैं तिब्बत वाले क्षेत्र में, तिब्बत या फिर कहीं के क्षेत्र में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला या पर्वत है खाली, जिसका कि क्या नाम है, नामचा बरुआ। नामचा बरुआ
ये एक पर्वत है। तो यहां तक एक श्रृंखला, पर्वतीय श्रृंखला, जिसका की नाम क्या है, महान हिमालय कहा जाता है इसको। इसी को ही कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। अभी हमने जो पर्वत श्रृंखला बनाई इसका क्या नाम है, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, यानी कि इसके अलावा क्या बताया मैंने आपको, हिमाद्री, क्योंकि यहां पर साल भर बर्फ जमा रहेगी तो इसकी वजह से इसको हिमाद्री भी कहा जाएगा। तो इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखला, आगे भी विस्तार है इसका। इस प्रकार से देखिए दक्षिण की तरफ भी ये पर्वत श्रृंखला चली जाती है। दक्षिण के अंदर चली गई तो कुछ हिस्सा तो भारत के अंदर है, कुछ हिस्सा आप लोग देखेंगे ये जो पड़ोस का हमारा यहां पर क्षेत्र है, पड़ोसी देश म्यांमार, तो यहां पर भी हिमालय की एक श्रृंखला निकली है, जिसको कि देखिए किस नाम से जाना जाता है, अराकान योमा कहा जाता है म्यांमार के अंदर। तो इस प्रकार से तो देखिए वरहत हिमालय के बारे में आप लोग समझ गए हैं क्या, कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक, पर्वत तक जो विस्तार है किसका है, महान हिमालय का है। तो ये चीज नोट करते चलेंगे। तो पहले देखिए हमारा पहला मेन जो है टॉपिक ये कौन सा हुआ, वरहत हिमालय। वरहत हिमालय को ही हमने क्या कहा, ग्रेट हिमालय है, यही महान हिमालय है, इसी को ही क्या कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण नाम हिमाद्री इसको कहा जाता है। तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताया कि विस्तार किस प्रकार से है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक इसका विस्तार है, नामचा बरुआ तक। और दूसरा देखिए आप यहां पर ये क्षेत्र आप देखेंगे, लद्दाख रेंज और जो जास्कर रेंज है, ठीक इसके बीचों बीच से एक नदी प्रवाहित होती है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, ये है आपकी सिंधु नदी। इस प्रकार से और ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो सिंधु नदी, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु नदी के गार्ज, यानी कि सिंधु नदी ने जब पर्वत को काट कर एक वी आकार की घाटी का निर्माण किया, जिसे कि सिंधु गार्ज भी कहा जाता है। सिंधु गार्ज देखिए विश्व यानी कि भारत का सबसे गहरा गार्ज है, 5200 मीटर की उसकी गहराई है। तो यहां पर सिंधु गार्ज से लेकर यहां पर आप देखेंगे, यहां नामचा बरुआ पर्वत वाले क्षेत्र से एक नदी यहां पर प्रवाहित होती है भारत के अंदर, जिसको कि ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र या फिर असम के क्षेत्र में ही इसी को दिहांग नदी भी कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि नंगा पर्वत से लेकर यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का जो गार्ज है, यहां तक भी किसका विस्तार है, महान हिमालय का, वरहत हिमालय का। तो अभी बताया नंगा पर्वत से नामचा बरुआ, या फिर इसको ही कह सकते हैं सिंधु नदी के मोड़ से लेकर, यानी कि लिख दो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, यहां पर क्या है, वरहत हिमालय यहां पर पाया जाएगा। और ये जो लंबाई है यहां पर नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक, ये लंबाई लगभग कितनी है, बुक के अंदर 2400 किलोमीटर दी गई है, काफी जगह पर आपको देखने को मिलेगा 2500 किलोमीटर, दोनों ही सही है। तो आप लोग कह सकते हैं लगभग में 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की लंबाई है महान हिमालय की। तो कितनी लंबाई मैंने आपको बताई, 2400 किलोमीटर आप एवरेज में कह सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे देखिए चौड़ाई की। चौड़ाई किसकी, महान हिमालय की अभी बात हो रही है। तो इसकी जो चौड़ाई है लगभग में देखिए 25 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। अगर पूरे हिमालय की, अभी पूरा हिमालय हमको बनाना है, अगर पूरे हिमालय की बात की जाए तो पूरे हिमालय की जो चौड़ाई है वो देखिए कश्मीर वाले क्षेत्र में आप देखेंगे, ये जो कश्मीर का क्षेत्र है यहां पर आप देखेंगे तो 400 किलोमीटर तक मिलेगा। उसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पर देखिए तीनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, जिसकी वजह से यहां पर जो चौड़ाई है ना वो आपको कम प्रतीत होगी। और एक चीज ध्यान रखनी है, ऊंचाई जो है वो यहां पर कम है पश्चिम वाले क्षेत्र में। पूर्व के अंदर देखेंगे कि तीनों श्रृंखलाएं जब आपस में मिल गई है तो उनकी ऊंचाई अधिक यहां पर होगी, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में ऊंचाई अधिक, यहां पर ऊंचाई कम, यहां पर चौड़ाई ज्यादा, यहां पर चौड़ाई कम। अभी पूरा डायग्राम बनने के बाद आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे इसको। इसके बाद ये तो बात की हमने चौड़ाई की, अब औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए, औसत ऊंचाई कितनी है महान हिमालय की, तो देखिए ये हिमालय का सबसे ऊंचे वाला भाग है। यहां पर जो ऊंचाई मिलेगी, औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो 6000 मीटर से भी ज्यादा की औसत ऊंचाई मिलेगी। तो औसत ऊंचाई कितनी, 6000 मीटर। 6000 मीटर यानी कि यहां पर
6 किलोमीटर की बात हो रही है। और विश्व की जो सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां हैं वो यहीं पर स्थित हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, इसी के ऊपर ही स्थित है। कहां पर? महान हिमालय के ऊपर। तो इस प्रकार से जो एवरेज ऊंचाई है वो कितनी है? 6,000 मीटर है। और देखिए अगर बात करें यहां की जो चोटियां हैं, पर्वतों की चोटियां हैं, ये क्या होगी? साल भर बर्फ से आच्छादित रहती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हिमाद्री। अब देखिए ऊंचाई के साथ साथ चलने पर जो तापमान है उसके अंदर कमी होती जाती है। तो एक ऐसी ऊंचाई है देखिए जहां पर की हिम रेखा उसको हम मानते हैं, देखिए 4,420 मीटर, 4,420 मीटर से लेकर 5,500 मीटर तक इतनी ऊंचाई, ये लगभग ऊंचाई है। यानी कि आप देखेंगे विषुवत रेखा के समीप वाले क्षेत्रों में ये ऊंचाई जो है हिम रेखा इसको बोलते हैं, जहां से कि बर्फ मिलनी प्रारंभ हो जाती है ऊंचाई पर। तो विषुवत रेखा जो प्रदेश है यहां पर ये ऊंचाई ज्यादा होगी। आप जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये ऊंचाई कम होती प्रतीत होगी। तो ठीक ऐसे ही हिमालय के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि 4420 से लेकर 5500 मीटर तक लगभग में क्या है? हिम रेखा का प्रारंभ हो जाता है, जबकि यहां की चोटियां आप देखिए 6,000 मीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? साल भर बर्फ यहां पर जमती रहेगी, ये चीज नोट करेंगे। उसके बाद देखिए ये जो महान हिमालय है ये सबसे पहले निर्मित हुआ था। ये जो ट्रांस हिमालय के भाग आप देख रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो यूरेशियन प्लेट थी, कल हमने डिस्कस किया था, यूरेशियन प्लेट का ही ये भाग थे। उसके बाद जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई तो उसके बाद सबसे पहले जो वलन पड़ा था, जो फोल्ड पड़ा था, जो बीच में टेथिस सागर था, इसके अंदर जो मलबा था, जब ये दो प्लेटें टकराई तो सबसे पहले जो जिस फोल्ड के रूप में वो मलबा बाहर निकला तो वो कौन सा था? महान हिमालय था। इसलिए महान हिमालय जो है ना, ये देखिए इसके अंदर जो प्लेटें टकराई थी इनका भी कुछ भाग शामिल है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हिमालय है, ये महान हिमालय, इसका जो आंतरिक भाग है वो किससे निर्मित है? जो आर्कियन चट्टान से निर्मित है। आर्कियन चट्टान कौन सी है? सबसे पुरानी चट्टान है। यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो जो पृथ्वी लावे के रूप में थी, जब वो लावा ठंडा हुआ तो उसी से क्या बना था? आर्कियन प्रकार की चट्टानें बनी थी। अब यहां पर जो प्लेटें टकरा रही हैं तो उनकी जो भी चट्टानें किस प्रकार की है? आर्कियन प्रकार की चट्टानें हैं। और ये जो महान हिमालय के सेंटर पार्ट का यानी कि क्रोड का जो निर्माण हुआ है, यहां पर भी कौन सी चट्टान मिलेगी? आर्कियन चट्टानें। तो देखिए इस प्रकार से ये महान हिमालय है। तो बाहरी हिस्से में आप देखेंगे यहां पर तो अपर्दित चट्टानें हैं, लेकिन जो बीच की बात कर रहे हैं हम, बीच की जो चट्टानें हैं ठोस, ये किससे बनी हुई है? आर्कियन प्रकार की चट्टानों से। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है? यहां पर ग्रेनाइट और नीस जैसे तत्व मिलेंगे, उससे ये जो मध्य जो महान हिमालय है इसका सेंटर बना हुआ है, ये चीज नोट रखनी है। उसके बाद में देखिए ये चीजें नोट कर लेंगे किस किस से बनी हुई है। जो बीच का भाग है ग्रेनाइट प्लस नीस भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हुआ मध्य महान हिमालय के बारे में। अब महान हिमालय के साथ साथ ही देखिए एक दूसरी पर्वत श्रृंखला भी इस प्रकार से, लेकिन ये जो दूसरी पर्वत श्रृंखला है ये सतत नहीं है। महान हिमालय जो है देखिए कहीं से भी कटा हुआ नहीं है, लगातार एक रूप में चलता हुआ है। उसके बाद मध्य हिमालय जो है ये खंडित है, बीच में से टूटा फूटा हुआ है, यानी कहीं पर ये मिलेगा उसके बाद कहीं पर गायब, कहीं पर मिलेगा, इस प्रकार से। तो देखिए जो बीच का ये जो बीच का हिमालय का भाग है, 3 श्रेणियां होती हैं, कल हमने डिस्कस किया था। तो महान हिमालय को हमने देख लिया। इसके बाद में जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा मध्य हिमालय। लघु हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से तो देखिए जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है ये तो यहां पर एक टुकड़ा आपको मिलेगा इस प्रकार से जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। अब ये टुकड़ा हो गया जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद देखिए जो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, एक टुकड़ा आपको यहां पर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के बाद यहां पर आप देखेंगे ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। उसके बाद ये तो देखिए नेपाल ही है, इतना तो ये तो नेपाल है। तो उत्तराखंड के अंदर भी आप देखेंगे कि 2 यहां पर पीस मिलेंगे मध्य हिमालय के। उसके बाद नेपाल में बढ़ेंगे तो नेपाल के अंदर इस प्रकार से, ठीक है, फैला हुआ। फिर भारत का ये क्षेत्र यहां पर सिक्किम के अंदर। उसके बाद बस ये इसके अंदर आया और इसी के अंदर ही
मर्ज हो जाता है, मिल जाता है महान हिमालय के अंदर। तो ये जो यहां पर आप देख रहे हैं मध्य हिमालय को अभी हमने बनाया है, तो मध्य हिमालय के ये जो भाग आप देख रहे हैं अलग अलग, एक टुकड़ा यहां पर जम्मू और कश्मीर में, उसके बाद एक हिमाचल प्रदेश, फिर यहां पर उत्तराखंड के अंदर और नेपाल के अंदर। तो इन हर एक टुकड़ों के अलग अलग नाम है, अपने अपने प्रदेशों में कौन कौन से नाम है ये चीज नोट करेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर में हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, इसको पीर पंजाल कहा जाता है, पीर पंजाल कहा जाता है जम्मू और कश्मीर वाले को। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाएगा, इसको धौलाधर कहा जाएगा, ये धौलाधर हो गया यहां पर। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर मैंने आपको दो भाग बताए, जो पहला भाग है ये यहां पर है मसूरी श्रेणी, उसके बाद ये है नागा टिब्बा, यहां पर उत्तराखंड के अंदर ही। नेपाल के अंदर आप जो ये श्रेणी देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको महाभारत, महाभारत श्रेणी कहा जाता है। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि महाभारत श्रेणी, हिमालय की, मध्य हिमालय की जो महाभारत श्रेणी है इसका विस्तार कहां है, आप लोग सोचेंगे महाभारत का नाम जो है ये भारत से जुड़ा हुआ है, भारत के किसी राज्य को टिक करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। नेपाल के अंदर जो मध्य हिमालय का जो विस्तार है उसको क्या कहते हैं, महाभारत श्रेणी। उसके बाद ये सिक्किम वाला क्षेत्र है यहां पर, तो यहां पर जो विस्तार है इसको क्या कहा जाता है, दार्जिलिंग श्रेणी है ये, दार्जिलिंग श्रेणी। उसके बाद बस ये आगे आप कह सकते हैं कि भाई ये असम हिमालय का क्षेत्र होगा, इस प्रकार से। उसके बाद जो इसके बारे में भी चलो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले हम। तो देखिए अभी हमने क्या बनाया है, मध्य हिमालय बनाया है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे मध्य हिमालय की क्या क्या खासियत है। नाम आप सब लोग समझ गए हैं। तो देखिए कौन कौन सी यानी कि घाटियां, अब देखिए जो महान हिमालय है प्लस में उसके बाद हमने डिस्कस किया मध्य हिमालय, तो दो पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है यहां पर जो भाग डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे, घाटियां कहा जाता है। घाटियां क्या है, देखिए अभी मैंने बताया कि नदियां तो काट कर क्या बनाती है, इस प्रकार से खड़ी ढाल वाली वी आकार की घाटियां बनाती हैं, लेकिन यही घाटी जब चौड़ी हो जाए इस प्रकार से तो इसको क्या कहते हैं, इसको पर्वत घाटियां कहा जाता है। यहां पर क्या करते हैं, लोग अपना निवास स्थान बना लेते हैं। तो यहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो लोग रहते हैं वो मुख्य रूप से कहां पर रहते हैं, घाटियों के अंदर ही रहते हैं। अब महान हिमालय, उसके बाद ये आप देख रहे हैं मध्य हिमालय के बीच में भी कई घाटियों का निर्माण हुआ है। यहां पर कौन कौन सी घाटियां हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले जो महान हिमालय है हमारा, महान हिमालय और ये जो मध्य हिमालय के बीच में यहां पर देखिए कौन कौन सी घाटियां हैं। पहले तो है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी बनी है। उसके अलावा देखिए यहां पर आप हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में देखेंगे जैसे कि कुल्लू घाटी है, कुल्लू नेपाल वाले में काठमांडू घाटी है। ये सब घाटियां कहां पर है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए हिमालय पर्वत की एक बाहरी श्रृंखला जिसका कि क्या नाम है, शिवालिक कहा जाता है। तो शिवालिक को और देख लीजिए फटाफट। तो शिवालिक भी ठीक इसी प्रकार से, इसी की समानांतर, तो ये भी ऐसी ही है, ठीक है, सतत नहीं है, इस प्रकार से टूट फूट में ही है ये भी, जैसे कि मध्य हिमालय को हमने देखा इस प्रकार से, और आगे चलते हुए ये भी इसके अंदर मिल जाती है। तो ये हुई कौन सी, शिवालिक श्रृंखला। अब इसके बाद देखिए कुछ पर्वत चोटियों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि हिमालय के अंदर स्थित है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो जो सर्वोच्च शिखर है हिमालय के वो किसके ऊपर है, महान हिमालय के ऊपर स्थित है। महान हिमालय ये वाला है। तो देखिए कौन कौन से शिखर है यहां पर। तो सबसे पहले सबसे जो उच्च शिखर है जिसके बारे में कि आप सब लोग जानते हैं वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। तो यहां पर मिलेगा आपको, ये है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, ऊंचाई आप सबको पता है 8,848 मीटर के अंदर है, किलोमीटर नहीं मीटर के अंदर है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 9 किलोमीटर के करीब। तो ये माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पर, देखिए दूसरे नंबर पर है ये जो सिक्किम है, यहां पर नेपाल है। तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर ही यहां पर स्थित है एक पर्वत चोटी जिसका कि क्या नाम है,
कंचनजंगा। तो यहां पर है कंचनजंगा, और कंचनजंगा की ऊंचाई की बात की जाए तो 8,598 मीटर ये इसकी ऊंचाई है, महान हिमालय पर ही है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, देखिए तीसरे नंबर पर आप देखेंगे यहीं पर नेपाल वाले क्षेत्र में है ये। नेपाल के अंदर आप देखेंगे यहां पर एक चोटी जिसका कि क्या नाम है, मकालू। मकालू, और मकालू की ऊंचाई जो है 8,481 मीटर क्या है, मकालू की ऊंचाई है। तो मकालू हो गया। मकालू के बाद आप देखेंगे नेपाल के अंदर ही धौलागिरी। धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है ये कहां पर है, मध्य हिमालय का हिमाचल के अंदर विस्तार है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि धौलागिरी पर्वत शिखर कहां पर है, तो ये महान हिमालय के ऊपर है और नेपाल के अंदर है। कौन सा, धौलागिरी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,172 किलोमीटर के अंदर इसकी ऊंचाई है। तो धौलागिरी हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा आता है, तो 5वें नंबर पर यही है जो हमने डिस्कस किया है, ये नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इसी का हिस्सा है, 8,126 मीटर के अंदर इसकी ऊंचाई है। ये हो गया। उसके अलावा देखिए अन्य आप देखेंगे भारत के क्षेत्र में देख लीजिए, ऊंचाई लगभग सभी की नहीं पूछी जाती। तो जैसे कि उत्तराखंड के अंदर आप विस्तार के अंदर देखेंगे, जैसे कि यहां पर है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो गया। यहां पर आप देखेंगे कामेट, कामेट है, और यहां पर है नंदा देवी, नंदा देवी। ये सब कहां पर है, ये भारत के अंदर ही है, उत्तराखंड के अंदर। उसके अलावा देखिए बस यही है, अन्य भी आप ले सकते हैं, जैसे नेपाल के अंदर यहां पर एक है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। बस ध्यान रखना है कि ये जो पर्वत चोटियां हैं ये कहां पर है, महान हिमालय के ऊपर है, और हर एक की ऊंचाई आपसे नहीं पूछी जाएगी। जो ऊपर ऊपर की 2-3 चोटियां थी इनके बारे में आपको बता दिया है। तो ये था किसके बारे में, महान हिमालय के बारे में। और उसके अलावा आप लोगों ने देख लिया है कि मध्य हिमालय और शिवालिक का विस्तार किस प्रकार से है, यानी कि हमारे भारत के अंदर। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट नोट करेंगे मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय, लघु हिमालय भी कहा जाता है इसको, इसी को क्या कहते हैं, लेजर हिमालय भी कहा जाता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो चौड़ाई तो देखिए इसकी जो विस्तार है, अगर लंबाई की बात की जाए वो तो सेम होगा, 2400 किलोमीटर के अंदर भी ये चीज विस्तृत होगी। तो 2400 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी महान हिमालय की अपेक्षा ज्यादा होगी। कितनी, 60 से लेकर 80 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। अगर संपूर्ण हिमालय की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कश्मीर के अंदर ज्यादा चौड़ा है, लगभग 400 किलोमीटर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो लगभग 150 किलोमीटर के अंदर, यानी कि चौड़ाई धीरे धीरे कम होती गई। ऊंचाई यहां पर ज्यादा है, ऊंचाई यहां पर कम है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये मध्य हिमालय की हुई। उसके बाद अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 3000 से लेकर 4500 मीटर तक है, ठीक है। जबकि मेन जो महान हिमालय उसकी कितनी थी, 6000 मीटर से भी ज्यादा। तभी बर्फ मिलती है वहां पर और हिमाद्री कहा जाता है। यहां पर नॉर्मल ऊंचाई है, ज्यादा ऊंचे शिखर यहां पर नहीं पाए जाते। और ये चीज मैंने आपको बताई दी कि किस प्रकार से इसके विस्तार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मध्य, चलो ये तो आप यहीं से डायग्राम से समझ ही गए कि भाई कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में 2 है, मसूरी और नागाटिबा, और यहां पर महाभारत नेपाल के अंदर, दार्जिलिंग कहां पर, सिक्किम के अंदर। इस प्रकार से अब कौन कौन सी घाटियां किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, यानी कि महान हिमालय प्लस में मध्य हिमालय की किन किन श्रृंखलाओं के बीच में कौन कौन सी घाटियां हैं, ये चीज नोट करेंगे। तो महान हिमालय और उसी के साथ ही देखिए पहला मैंने आपको बताया था पीर पंजाल। पीर पंजाल कौन सा है, पीर पंजाल ये है जम्मू और कश्मीर में मध्य हिमालय का विस्तार। तो यहां पर कौन कौन सी घाटी है, अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया कश्मीर घाटी, यहां पर बता ही दिया था वैसे तो, कश्मीर घाटी यहां पर है। फिर उसके बाद देखेंगे महान हिमालय और धौलाधर। महान हिमालय और धौलाधर, यानी कि धौलाधर ये है हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा। यहां पर बीच की बात हो रही है, महान हिमालय और धौलाधर के बीच में कौन कौन सी घाटी है, तो ये लिखना है। यहां पर है आपकी कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, और उसके अलावा
लाहुल स्फीति, लाहुल स्फीति घाटी, ये आप लोगों ने काफी सुना होगा। उसके अलावा देखिए बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र जो है वो यहाँ पर विकसित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कौन कौन से, जैसे कि देखिए डलहौजी हो गया यहाँ पर, ठीक है, किसके अंदर बात हो रही है, मध्य हिमालय और धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है ना इसके बीच में। तो यहाँ पर आपको डलहौजी मिलेगा, कांगड़ा मिलेगा, इस प्रकार से भाई शिमला है, ये सब क्या है, पर्यटन क्षेत्र है यहाँ पर स्थित। कहाँ पर, मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी और महान हिमालय के बीच में। तो ये चीज नोट करेंगे, ये लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने आपको, कांगड़ा हो गया, उसके बाद शिमला है, डलहौजी है, इस प्रकार से ये जो पर्यटन क्षेत्र है यहाँ पर है, धर्मशाला वगैरह सब। तो ये यहाँ पर विस्तार है इस प्रकार से। तो इसके अंदर इतना ही है इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए बढ़ेंगे आगे और देखेंगे शिवालिक के बारे में, जो कि हिमालय की कौन सी है, सबसे बाहरी श्रृंखला। सबसे आंतरिक कौन सी है, महान हिमालय, और सबसे बाहरी शिवालिक। सबसे बाद में ये डेवलप हुई, सबसे पहले डेवलप कौन सी हुई थी, महान हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय, उसके बाद में शिवालिक डेवलप हुआ था। तो शिवालिक के बारे में देखिए, शिवालिक, तो शिवालिक के बारे में विशेष ये है कि सबसे नवीन है ये, क्योंकि सबसे बाद में डेवलप हुआ, सबसे नवीन है। और यहां पर आपने देखा था कि जो महान हिमालय है ये ठोस चट्टानों जैसे कि ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है, और इसके बाद मध्य हिमालय भी जो है ये भी कुछ कठोर चट्टानों से निर्मित है। लेकिन हिमालय की जो बाहरी आप देखेंगे पर ये श्रृंखला जिसको कि शिवालिक हम कह रहे हैं, तो ये जो टेथिस सागर के अंदर जो मलबा जमा था, यानी नदियों के द्वारा केवल जो हल्के रूप से जो मिट्टी कंकड़ वगैरह थे, इस प्रकार की चीजों से निर्मित है प्योर ये। तो कैसा है, मुलायम चट्टानों से निर्मित है, मुलायम चट्टाने हैं इसके अंदर पाई जाती है। आप देखेंगे जब ज्यादा बारिश वगैरह होती है तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से, क्योंकि क्या है, मिट्टी रेत के कारण इस प्रकार की चीजें ज्यादा पाई जाती है चट्टानों के साथ साथ, तो इतना ये ज्यादा कठोर नहीं होता है। तो ये चीज है। उसके अलावा ये देखिए बहुत ज्यादा कटा पिटा है, नदियों द्वारा खंडित है, ये नदियों द्वारा खंडित है, कटा पिटा है। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे पश्चिम में तो ये स्वतंत्र है, लेकिन पूर्व में आते आते क्या है, ये महान हिमालय के अंदर ही मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए महान हिमालय यानी मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय और शिवालिक, इसके बीच में भी कई घाटियां हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन कौन सी घाटियां हैं, ये चीज यहां पर ध्यान देना है। अब देखिए घाटियां आप लोग समझ गए हैं, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो क्षेत्र होता है जहां पर कि लोग निवास करते हैं उनको घाटियां कहते हैं। अब घाटी भी देखिए दो प्रकार की मिलेगी आपको, एक तो मिलेगी पश्चिम साइड में, पश्चिम में है, और एक कहां पर है, पूर्व की तरफ। तो पश्चिम की तरफ जो घाटियां है इस तरफ, तो इनको तो घाटियों को क्या कहा जाएगा, शिवालिक और मध्य हिमालय की बात हो रही है यहां पर, मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक रेंज के बीच में जो पश्चिम की तरफ जो घाटियां हैं इनको क्या कहा जाएगा, द्वार कहा जाएगा। पश्चिम की तरफ घाटियों को क्या कहा जाएगा, दून कहा जाएगा। ये चीज एक बार फिर से नोट करें, पश्चिम की तरफ जो घाटियां हैं उनको क्या कहा जाएगा, दून कहा जाएगा। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, जैसे कि जम्मू दून, जम्मू दून है, और देहरादून, देहरादून यानी कि दून जो पीछे लगा इसका मतलब क्या है, घाटी का नाम है देहरा, तो मिलाकर क्या कह दिया, देहरादून इसको कहा गया। तो पूर्व की तरफ में क्या कहेंगे इनको, देखिए द्वार कहा जाता है, पूर्व की तरफ इनको द्वार कहा जाता है, जैसे कि हरिद्वार, हरिद्वार इसको कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग समझ गए हैं। तो शिवालिक का विस्तार भी देखिए ठीक इसी प्रकार से ही है, जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो अलग अलग प्रदेशों में इसको जो शिवालिक जो बाहरी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, इसको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। किस किस प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है ये चीज भी नोट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मध्य हिमालय को भी तो कई नाम से जाना जाता है, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागा टिब्बा, इस प्रकार से। तो शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है, देखिए शिवालिक को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है, जम्मू पहाड़ी कहा जाता है, जम्मू पहाड़ी कहेंगे। आप देखेंगे यूके यानी कि उत्तराखंड की यहां पर बात हो रही है, ये जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है यहां पर ये जो आप विस्तार देखेंगे किसका, बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक का, इसको क्या कहेंगे यहां पर,
डुंडवा पहाड़ी, डुंडवा पहाड़ी इसको कहा जाएगा। उसके बाद नेपाल में भी तो है ये शिवालिक, यहां पर देखिए शिवालिक का विस्तार ये रहा इस प्रकार से नेपाल के अंदर। तो नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, चुरिया मुरिया कहा जाता है। क्या कहेंगे, चुरिया मुरिया, चुरिया मुरिया कहा जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहां पर जो ये मुड़ गया है, तो इसमें यहां पर इसको कई नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि देखिए डफला मिशमी, डफला मिशमी आबोर, डफला मिशमी आबोर, ये नामों से जाना जाता है। मिरी भी है, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। तो देखिए जब ये हिमालय पर्वत अरुणाचल प्रदेश में आकर दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहा जाता है या फिर पूर्वांचल भी कहा जाता है। तो यहां पर भी जो हिमालय का विस्तार है उसको भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये कौन कौन से नाम है, तो इनको स्पेशली क्या कहा हमने, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहा। तो यहां पर देखिए जो हिमालय है, यहां पर यह आंध्र प्रदेश है यहां तक, तो यहां पर ये जो हिस्सा है हिमालय का, मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है, इसको यहां पर क्या कहा गया, इसी को यहां पर कहते हैं मिशमी, इसको क्या कहेंगे, मिशमी कहा जाएगा इसको, इस हिस्से को। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही एक और हिस्सा इसी हिमालय का, इसको क्या कहेंगे, पटकोई बूम, पटकोई बूम है ये यहां पर। उसके बाद बढ़ेंगे आगे तो दूसरा यहां पर राज्य जिसका कि क्या नाम है, नागालैंड। नागालैंड के अंदर भी विस्तार है इसका हिमालय का। तो नागालैंड में क्या कहेंगे, यहां पर जो हिमालय पर्वत का विस्तार है इसको क्या कहा जाएगा, नागा हिल्स कहा जाएगा। कहां पर, नागालैंड के अंदर बात हो रही है, नागा हिल्स कहा जाएगा। फिर मणिपुर वाले क्षेत्र में आप देखेंगे इसको क्या कहा जाएगा, मणिपुर की पहाड़ियां ही बोलते हैं इसको, ठीक है, मणिपुर की पहाड़ी, भाई पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी, दक्षिणी इस टाइप से, ठीक है, तो आप यही ध्यान रखेंगे, मणिपुर की पहाड़ी। उसके बाद में ये जो मिजोरम वाला क्षेत्र है, यहां पर जो हिमालय का विस्तार है इसे क्या कहेंगे, इसको मिजो पहाड़ी कहा जाएगा, मिजो पहाड़ी इसको कहा जाएगा। तो इस प्रकार से ये शिवालिक के नाम हैं अलग अलग क्षेत्र में। जाहिर है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं है, डायग्राम पर आप लोग ज्यादा ध्यान दें, समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए एक अन्य अपने भाई भूगर्भ शास्त्री जिनका की नाम था सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड ने क्या किया था, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था, जिसको कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी कहा जाता है। तो यहां पर तो हमने देखिए देशांतर के हिसाब से विस्तार किया है, जैसे ग्लोब के अंदर ये जो इस प्रकार से लेटीट्यूड है, ठीक है, अक्षांश बोलते हैं इनको, और जो ऊपर की लाइनें होती है इस प्रकार से, ये क्या है, देशांतर। तो ये तो हमने देखा था कि देशांतर के रूप में किस प्रकार से फैला हुआ है, श्रेणियों के रूप में। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे नदियों के आधार पर कैसे हिमालय को बांटा गया, किसने दिया था, साइंटिस्ट ने, नाम क्या था, सिडनी बुरार्ड। ये नाम ध्यान रखना है, पूछ लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया यहां पर कि लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में एक नदी बहती है जिसका क्या नाम है, सिंधु नदी। तो यहां पर देखिए सिंधु नदी से लेकर एक और नदी यहां पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई, ये कौन सी है यहां पर, सतलुज। तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय का भाग है इसको क्या कहा, पंजाब हिमालय कहा जाता है। नोट करते चलेंगे, देखिए नदियों के आधार पर विभाजन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिंधु से लेकर सतलुज नदी कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। और इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि कश्मीर के अंदर इसी हिमालय को क्या कह दिया जाता है, कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, और हिमाचल के अंदर इसी को ही हिमाचल हिमालय भी कह दिया जाता है। कश्मीर और हिमाचल भी इसको कहा जाता है। तो ये तो बात हुई सिंधु से लेकर सतलुज नदी तक। अब सतलुज नदी से लेकर यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये सतलुज नदी है। तो सतलुज नदी से लेकर जो ये देखिए उत्तराखंड है और यहां पर नेपाल है ना, तो यही इसके बॉर्डर पर एक नदी जिसका की नाम है काली नदी। काली नदी को ही एक संधि थी, वही सुगोली की संधि,
उसके थ्रू क्या किया गया था, जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा माना गया था काली नदी को। पिछले साल विवाद में भी था ये क्षेत्र काली नदी वाला, ध्यान होगा। तो काली नदी और सतलुज नदी के बीच का जो भाग है, ये सतलुज नदी, काली नदी, इनके बीच का जो हिमालय है, इसको किस नाम से जाना जाता है? ये देखिए यहां पर नोट करेंगे, कौन कौन सी नदी बताई सबसे पहले, तो ये नोट करेंगे सतलुज, सतलुज प्लस काली, इन नदी के बीच का जो भाग है इसको क्या कहा जाता है? कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय इसको कहा जाता है। अब काली नदी से लेकर सिक्किम वाले क्षेत्र में एक नदी जिसका की नाम है तीस्ता नदी, ठीक है, बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश और भारत के बीच में विवादित नदी तीस्ता नदी, जल विवाद किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश। तो काली नदी यहां पर आप देख रहे हैं, ये कौन सी है? काली नदी, इस प्रकार से उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, और सिक्किम वाले क्षेत्र में ये नदी जिसका की नाम है तीस्ता। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के अंदर जो हिमालय का ये पूरा भाग ये जो स्थित है, इसको किस नाम से जानेंगे? इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। किसके बीच में बताया? काली नदी और तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में क्या है? नेपाल हिमालय है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कौन सी नदी होगी? तीस्ता। तीस्ता से लेकर ये नदी जिसको क्या कह रहे हैं? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। तो दोनों नदियों के बीच के अंदर जो हिमालय का भाग स्थित है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा असम हिमालय। ये चीज नोट करेंगे, तीस्ता नदी प्लस में क्या है? दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ये कौन सा है आपका? असम हिमालय है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हिमालय को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा, पूरा डायग्राम के साथ पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर देखिए आप चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी जरूर से शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें और पढ़ाने में भी ज्यादा मजा आए हम लोगों को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।